हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था कल, दैट इज चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं आज। और जो हम पढ़ेंगे टॉपिक्स, आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे आज की क्लास में। बेसिकली एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स और कॉम्पिटिटेंट होस्ट। ये 3 टॉपिक हमें आज कवर करने हैं। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देना। तो जो सेपरेशन होता है डीएनए फ्रेगमेंट्स का, वो बेसिकली कैसे हो रहा है, यहाँ पे उसके लिए हमें एक मेथड अप्लाई करनी होती है जिसे हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो आप इसके आगे ऐड कर लेना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डीएनए की कटिंग कैसे होती है, कल मैंने आपको बताया था कि जब डीएनए को कट करना हो उसके लिए सिजर की जरूरत पड़ती है। तो वो जो सिजर होती है वो कौन सी सिजर्स होती है, वो होती है मॉलिक्यूलर सिजर्स, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टेक्निक में जब डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है ना वो सेपरेट होते किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी हुई है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जो सेपरेट हो रहे हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं, वो होते हैं साइज के बेसिस पे सेपरेट। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए तो वो क्या होगी, दैट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक फॉर सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर साइज। डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है साइज के बेसिस पे, उस टेक्निक को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर लेनी है ये चीज। ठीक है, इसके बाद में डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैंने एक दिन और कुछ क्वेश्चंस करा रही थी, तब वहां पूछा था कि डीएनए फ्रेगमेंट्स पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो तब भी मैंने बताया था डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। और ये सेपरेट कैसे करे जाते हैं, बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक मीडियम बना देते हैं, यहां ध्यान देना, ये देखो ये एक मीडियम बना दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से सराउंड कर दिया, मीडियम वहां पे है। और क्या करा, अब हमने एक साइड एनोड है एक साइड कैथोड है, तो जो यहाँ डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो है नेगेटिवली चार्ज, तो वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। किसकी तरफ, एनोड की तरफ वो मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन मीडियम जो है, मतलब यहाँ पे ये जो मीडियम लिया है अंदर, दैट इज अग्रोस। क्या लिया है भाई हमने यहाँ पे, मैट्रिक्स जो लिया है अग्रोस, जो क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है अग्रोस। ठीक है, दिस इज अ नेचुरल पॉलीमर जो कि सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, सो दिस इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ डी गैलेक्टोज। ये क्या है, डी गैलेक्टोज का एक लीनियर पॉलीमर है। एंड 3,6 एनहाइड्रो एल लैक्टोज जो कि एक्सट्रैक्ट करे हैं कहाँ से, सीवीड से एक्सट्रैक्ट करे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि भाई आपसे पूछा जा सकता है कि अग्रोस जो है वो कहाँ से मिला है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया है, या फिर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मीडियम जो हम इसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने उसको रख दिया है, जो मीडियम यूज करा वो कौन सा है, दैट इज अग्रोस। ठीक है, तो हमने ये मीडियम, अब क्या होगा, ये सेपरेट कैसा होगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है ना वो सबसे पहली चीज ऐसे नहीं दिखेंगे कि भाई हमने डीएनए लिया उसको रख दिया और फिर बस हम बैठ के देख रहे हैं हाँ हाँ सेपरेट हो रहा है, ऐसे नहीं दिखेगा। उसको हमें स्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, कलर करना पड़ेगा। स्टेन करना मतलब कलर करना, कलर करेंगे हम तभी हमें वो फ्रेगमेंट दिखेंगे। तो जो हम वहां पे कलर करते हैं दैट इज स्टेन, जो हम यूज कर रहे हैं वो स्टेन का नाम क्या है, आई थिंक यहाँ दिया हुआ होगा। स्टेन का नाम बेसिकली है इथिडियम ब्रोमाइड। इज दिस गिवन, देख लेते हैं क्या यहाँ पे दिया हुआ है, इथिडियम ब्रोमाइड। ओके, इधर नहीं दिया है नाम, ये दिया इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड जो स्टेन है वो हम यूज करते हैं क्योंकि फ्रेगमेंट को आप नॉर्मली नहीं देख सकते हो, नॉर्मली विजुअलाइज नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको स्टेनिंग की जरूरत पड़ेगी। स्टेन जो हम यूज करते हैं दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड। और फिर हम क्या करते हैं, फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन के अंडर में ही हम उसे देखते हैं। ठीक है, हमने कोई चीज सेपरेट कर ली, डीएनए सेपरेट हो चुका है, लेकिन आपको अभी भी मान लो ये एक कोई प्लेट है,
स्लाइड मान लेते हैं, स्लाइड है, इसके ऊपर आपने सेपरेशन कर लिया, पर आपको अभी भी स्लाइड खाली दिख रही है, आपको नहीं दिख रहा कि इसमें कुछ है, तो क्या करोगे, स्टेन यूज करोगे, दैट इज इथेनियम ब्रोमाइड, और उस स्लाइड को उठा के यूवी लाइट में रखोगे, तब आपको ऑरेंज कलर के कलर बैंड्स दिखेंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे। ठीक है, ये जो इसमें आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना, ये आपको ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये बैंड ऑरेंज कलर के हैं। अब बैंड कैसे, यहाँ पे देखो, पहली बात सेपरेट कैसे होंगे, मान लो रेस चल रही है, ठीक है, जस्ट इमेजिन की रेस चल रही है, तो अब रेस में क्या है, काफी सारे लोग भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो अब क्या होगा कि कुछ लोग एकदम दुबले पतले हैं, कुछ हेल्दी से हैं, तो जब स्पीड की बात आएगी, स्पीड की जब यहाँ पे बात आती है, तो ये मान लो कि बहुत सारे भालू हैं, ठीक है, बहुत सारे भालू हैं, वो भाग रहे हैं भालू, ठीक है, उनमें अच्छा एक मोटा सा भालू है, एक मोटा सा भालू है, और एक एकदम फिट दुबला पतला एकदम स्लिम भालू है। ठीक है, तो क्या होगा, जब रेस चलेगी उन दोनों के बीच में, तो कौन आगे भाग जाएगा, तेजी से कौन भाग जाएगा, जो दुबला पतला भालू है वो भाग जाएगा, है ना, जो एकदम मोटा ताजा अच्छा हट्टा कट्टा है वो थोड़ा स्पीड में स्लो होगा, क्योंकि उसकी बॉडी हैवी है। तो सेम यहाँ डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ में हो रहा है कि जिसकी जो साइज है वो स्मॉल होगी, ठीक है, वो स्पीड में निकल जाएगा, और जिसकी साइज ज्यादा होगी उसको क्या होगा, उसको टाइम लगेगा, वो पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट बैंड सबसे आगे पहुंचेगा, लार्जेस्ट डीएनए बैंड जो है वो पीछे ही रह जाएगा। इस तरीके से सेपरेशन होता है, और वो बैंड्स आपको क्लियरली ऑरेंज कलर के बैंड्स के फॉर्म में दिखने मिलते हैं। ठीक है, अब इन्हें हम इसमें से निकालें कैसे, भाई हमने सेपरेट तो कर लिए, बैंड तो हमें मिल गए, अब हमें उसमें से बाहर निकालना है। ठीक है, these separated bands are cut out from agarose gel, अब उसमें से कट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द जेल पीस, दिस इज कॉल्ड इल्यूशन। ठीक है, हमने वो स्लाइड में से, अब हमें बैंड मिल गए, हमें उसमें से एक चाहिए, तो कैसे करेंगे हम उसको हम वहां से कट करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड इल्यूशन। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में देखो, प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। अब इसको क्लोनिंग वेक्टर के साथ में ज्वाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देंगे। प्यूरिफाइड मिल गया, ये यहाँ था, उसको हमने ज्वाइन कर दिया, एक हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। क्लियर हो गया, इतना हो गया। अब देखो, अब क्लोनिंग वेक्टर क्या है, अब बहुत ध्यान से सुनना, क्लोनिंग वेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग वेक्टर्स आर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी फॉरेन डीएनए सेगमेंट इनटू अ होस्ट सेल। मैंने कल समझाया था, चलो हम फिर से समझते हैं। देखो, ये वापस हम वही पेन लेंगे, दिस इज आर डीएनए, ये इसमें से हमें कट करना है डीएनए, तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके ये हमने फ्रेगमेंट कट कर लिया। ठीक है, अब ये हमें फ्रेगमेंट मिल चुका है, अब इसको हमें यहां तक पहुंचाना है। ठीक है, इसको हमें यहां तक पहुंचाना है, तो ये जो मेरा हाथ है, ठीक है, दिस इज द वेक्टर, ये बस है, या वेक्टर एक बस है जिसमें बैठ के जो भी पैसेंजर है वो जा रहा है, इसके अंदर ये बैठ गया, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ये बैठ गया, अब ये यहाँ पे इसके पास में जा रहा है, दिस इज होस्ट, व्हाट इज दिस इज होस्ट, ये होस्ट के पास में जा रहा है। तो क्लोनिंग वेक्टर वो है, क्लोनिंग वेक्टर ये बस है जिसके अंदर फॉरेन डीएनए सेगमेंट बैठ के जा रहा है, और इस सेगमेंट की मंजिल क्या है, होस्ट सेल के पास तक पहुंचना, तो ये इसको लेके जा रहा है और यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देगा। क्लियर। अब ये क्लोनिंग वेक्टर, ये क्या क्या हो सकते हैं हम ये देखने वाले हैं। तो देखो, द वेक्टर यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी, तीन तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है प्लाज्मिड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, दूसरा होगा बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, तीसरा होगा कॉस्मिड हाइब्रिड बैक्टीरिया डिराइव्ड फ्रॉम प्लाज्मिड विच कंटेन कॉस साइट एक्सोफेज। ठीक है, तीन तरीके के हो सकते हैं, हमें दो पे ध्यान देना है। कौन सा, हम मेनली दो पे ध्यान देंगे, पहला आ जाएगा आपका प्लाज्मिड और दूसरा हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। ठीक है, दो पे हमें ध्यान देना है। प्लाज्मिड एक ऑटोनॉमस सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और बैक्टीरियोफेज एक वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया है, ये मैंने आपको अभी बताया। अब देखो, कॉपी नंबर क्या होता है, कॉपी नंबर टर्म्स हैं ये बेटा, इन्हें समझना जरूरी है, ये टर्म्स हैं। कॉपी नंबर क्या होता है,
डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ वेक्टर प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है, सेल के अंदर उस वेक्टर की कितनी कॉपीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये 1 से 100 में वेरी कर सकती है। यहाँ देखो कॉपी नंबर कैन वेरी फ्रॉम 1 to 100 एंड मोर देन 100 कॉपीज पर सेल। एक सेल के अंदर 100 से ज्यादा यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, वेक्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। बैक्टीरियो फेज में हाई नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉपी नंबर भी इसमें बहुत हाई होता है, बहुत सारे वेक्टर हैं बैक्टीरियो फेज में। प्लाज्मिड में सिर्फ 1 या 2 कॉपीज पर सेल प्रेजेंट होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पे If an alien piece of DNA linked with bacteriophage or plasmid DNA, अगर एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को हम बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक कर देते हैं, इट्स नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड के पास 1 या 2 है तो वो जो फॉरेन डीएनए ले जा रहा है उसकी कॉपी बना देगा। अब बैक्टीरियोफेज मान लो यहाँ पे कितने हो गए, 50 सेल्स हैं, 50 सेल हैं, तो एक वेक्टर ने फॉरेन डीएनए लिया तो उसने उसकी 50 कॉपी बना दी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे होती है। अब क्लोनिंग वेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए ना 4 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। अब ये बहुत ध्यान से सुनना, पूरा ही ये टॉपिक बहुत ध्यान से सुनने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो सुनो। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या फीचर्स चाहिए। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर्स, क्लोनिंग साइट एंड वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये 4 चीजें ध्यान रखनी है। इतना क्लियर है। देखो थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं, आप चाहो तो उसको रिपीट कर लेना, स्लो करके देख लेना, है ना। कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट टॉपिक नहीं है, इजी है, और बस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जरूर है। क्लोनिंग वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास का जो टॉपिक क्लोनिंग वेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो काफी आसान था, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आप क्लोनिंग वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि बस जिसके अंदर फॉरेन डीएनए बैठ के होस्ट के पास में जा रहा है उसको हम क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। क्लोनिंग वेक्टर आपको बताया मैंने कि 3 तरीके से हो सकते हैं, जिनमें से हमें मेनली 2 पे ध्यान देना है, एक है प्लाज्मिड और एक है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब एक होता है कॉपी नंबर, कि भाई उस सेल के अंदर वो वेक्टर कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। प्लाज्मिड जो है वो हर सेल के अंदर 1 या 2 ही प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरियोफेज 1 से लेकर 100 और 100 से ज्यादा भी हो सकता है पर सेल, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी कोई फॉरेन वेक्टर प्लाज्मिड के साथ में प्लाज्मिड की बस में बैठ गया, ठीक है, ये फॉरेन वेक्टर प्लाज्मिड की बस में बैठ गया, अब इसी के जैसा एक और प्रेजेंट है, 2 है, तो इसकी एक कॉपी और इसमें बन जाएगी। दैट मीन्स कि 1 और 2 हो गए ये, ठीक है। ऐसे बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियोफेज के साथ में मिला, और बैक्टीरियोफेज यहाँ पे और 10 और थे, तो इसकी 10 फोटोकॉपी हो जाएंगी, 10 कॉपीज बन जाएंगी। फिर ठीक है, इतना क्लियर है, इतना आई होप अब तो समझ में आ गया होगा यार, अब तो ये बहुत इजी हो गया। अब देखो इस चीज को करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर्स, क्लोनिंग साइट्स और वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इतनी चीजें याद रखनी है। अब एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे, एक एक करके हम इन चारों को पढ़ेंगे, इन चारों को समझेंगे कि ये चारों चीजें क्या हैं। तो सबसे पहले आ जाओ बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI. This is what it is, a sequence from where replication start. रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, ओरिजिन, ठीक है भाई, हमें पता होना चाहिए कि रेप्लिकेट हमें इसको कहाँ से करना, ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है ORI, ये एक साइट होती है, ठीक है। एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। भाई होस्ट सेल में इसको कहाँ जाके एंटर करना है, किस पार्ट पे जाके एंटर करना, दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मान लो इसको इधर जाना है, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, यहाँ पे होस्ट सेल में ये जाके फंस जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। नाउ द सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर, यही कॉपी नंबर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट आओ,
नेक्स्ट आओ अब आप किस पे, सिलेक्टेबल मार्कर्स पे। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। सिलेक्टेबल मार्कर लिखा ही है, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये सिलेक्ट करेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को भगा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट्स को परमिशन देंगे किस चीज की, ग्रोथ की, ठीक है। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम यही होता है, सिलेक्ट करेंगे और बाकियों को वहां से भगा देंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस होती है जिससे कि एक डीएनए का पीस किसी होस्ट बैक्टीरियम में इंसर्ट करा जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ये वेक्टर के साथ में आया, इधर आके इंसर्ट हो गया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। Now, gene encoding resistance of antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline और kanamycin etc. are used for selectable markers for E. coli. E. coli के लिए ये कुछ selectable markers यहाँ पे दिए हुए हैं। नॉर्मल E. coli जो होता है ना, वो नहीं लेके जाता, नॉर्मल E. coli जो है वो बिल्कुल भी क्या लेके नहीं जा सकता है, डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक। नॉर्मल इकोलाई कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बना पाता है इन एंटीबायोटिक्स के बिना, ठीक है, विद अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। अब देखो तीसरी चीज अब आती है यहाँ पे, ओके दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, एक बार देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है क्या ना, नहीं चलो आगे बढ़ेंगे, हम सीधे इस पे आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे, अब आ जाएंगे क्लोनिंग साइट्स पे। क्लोनिंग साइट्स की बात करेंगे हम। अच्छा, ई वेक्टर एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ, ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322, ठीक है, जो कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स दिखा रहा है, हाइंड 3, ई कोलाई RI R1, ठीक है, ये सारी चीजें दिखा रहा है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी दिखा रहा है, देखो ये यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी दिखा रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कोर्स फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। ये डायग्राम ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको साइट्स यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे किस साइट पे क्या जाके अटैच होने वाला है, PBR322, ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का यहाँ पे वेक्टर है, तो उसका यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। चलो अब आओ यहाँ पे क्लोनिंग साइट्स पे। क्लोनिंग साइट क्या है, क्लोनिंग sites are required to link the alien DNA with vector। क्लोनिंग साइट वो साइट है जो जिसकी जरूरत पड़ती है इस एलियन वेक्टर को यहाँ पे लिंक करने के लिए, ठीक है। वेक्टर रिक्वायर वेरी फ्यू और सिंगल रिकॉग्निशन साइट, वेक्टर को बहुत कम या फिर एक रिकॉग्निशन साइट मिल जाए ना, वो बहुत होती है। कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जब हम यूज करते हैं उसके लिए। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। अब भाई अगेन ये पेन हमारा इतना काम आ रहा, पूरा चैप्टर यही पेन कराएगा। ये डीएनए है, इससे हमें एक फ्रेगमेंट चाहिए है, अब हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बताना पड़ेगा ना कि भाई इधर से कट करना, इधर से बीच में से मत कर देना। अब मान लो हमने बता दिया इधर से कट करना, हमने यहाँ निशान लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या था, ये रिकॉग्निशन साइट था। अब मान लो एक की जगह 2 3 4 5 और ज्यादा यहाँ पे निशान लगे होंगे, और ज्यादा साइट होंगे तो बहुत सारे वो कट हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स कट हो जाएंगे, लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशन इन जीन कोडिंग। तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये चाहिए था। अब लेकिन ज्यादा कट्स होने की वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने बहुत सारे फ्रेगमेंट बना दिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा फ्रेगमेंट उठाएं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है, क्लोनिंग साइट्स बहुत जरूरी है कि भाई एक मार्क चाहिए हमें, यहाँ से ही एक पीस चाहिए बस, उसके अलावा और कोई फ्रेगमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। सो वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल्स आर मेनी विच आर यूज्ड टू क्लोन जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट अगली चीज क्या आ जाती है, अगली चीज यहाँ पे आ जाती है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। क्या आ जाती है यहाँ पे अगली चीज यहाँ पे आती है, दैट इज वेक्टर्स। ओके तो हम यहाँ बात कर रहे थे वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल्स में हमें क्या जीन्स की जरूरत पड़ती है, तो देखो
just a second. Okay, so the tumor inducing TI, ठीक है, TI जैसे हम बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस, ठीक है, इन्हें हम यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। प्लांट्स की बात हो रही है, प्लांट्स में। अब यहाँ पे देखो, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट। ये एक पैथोजन है। पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं पैथोजेंस? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो एग्रोबैक्टीरियम कभी कभी यहाँ पे बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स के लिए एक तरीके का पैथोजन की तरह काम करता है, ठीक है। इट डिलीवर्स अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए। ये क्या करेगा? एक पीस ऑफ डीएनए को डिलीवर करता है, दैट इज टीडीएनए इन द टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए को पुटअप कर देता है, विच ट्रांसफॉर्म्स नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर सेल, ठीक है। नॉर्मल प्लांट सेल को उसने ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, टू प्रोड्यूस केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। पैथोजन को जो केमिकल चाहिए है उसने वही सेम चीज यहाँ पे क्रिएट कर दी है। तो जैसे कि इसमें देखो, रेक्टेरोवायरस, एडिनोवायरस, पेपिलोमा वायरस, ये सारे यूज होते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर इन एनिमल्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसेरियस सेल। नॉर्मल सेल को ये कैंसेरियस सेल में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये वेक्टर अच्छे नहीं होते हैं, ये वेक्टर तो बड़ा खराब होते हैं भाई, ये तो दिक्कत वाली बात हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, एक चीज यहाँ पे और मैं आपको बता दूं। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई थी, उस पर ध्यान दे लेना एक बार, जो हमने बीच में लीव कर दी थी। चलो अब देखो, यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म्ड कैन बी डन बाय टू मेथड। देखो, दो मेथड तो होती हैं कि आप सिलेक्ट कैसे करोगे किसको? रिकॉम्बिनेंट को। दो तरीके से। एक होता है, इसमें मुझे पता नहीं यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, आई डोंट नो, तो मैं खुद ही बता दे रही हूँ। एक होता है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। दूसरा होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। एक क्या होता है? इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, और दूसरा होता है यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। दिया होगा यहाँ पे आई थिंक, चलो देख लेंगे, छोड़ो। तो अब देखो, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स में क्या होता है? इफ अ फॉरेन डीएनए लाइगेट्स एट द BAMH1 साइट, ये है यार, यही तो दिया है, देखो, BAMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन वेक्टर PBR322। तो यहाँ पे क्या होगा? द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को लूज कर देगा ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, ठीक है। क्या हुआ? PBR322 एक वेक्टर है, इस वेक्टर में जो फॉरेन डीएनए है BAMH1 साइट पे जाके अटैच हो गया, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी थी वो लूज हो गई, बट इट कैन बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। अब इन्हें एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में प्लेटिंग करके उसे स्टिल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट जो ग्रो होगा एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे ऑन द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन में ग्रो करके उसको हम उठा के टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में उसको ट्रांसफर कर देंगे। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन में ही ग्रो करेंगे उसको, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेंगे, नहीं तो वो होगा ही नहीं। एम्पिसिलिन में ग्रो करके फिर उसको हम टेट्रासाइक्लिन में ट्रांसफर करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट कहां पे होगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट containing medium both antibiotics। अब इस एग्जाम्पल में वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन gives help in selecting the transformant whereas another gets inactivated। एक तो है जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, दूसरे में वो इनएक्टिवेट हो गया क्योंकि हमने उसमें एक फॉरेन डीएनए को डाल दिया था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, सबके दिमाग की ना बत्तियां जो है वो बिल्कुल, मैम क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इसको आराम से समझो, एक दो बार रिपीट करना, आपको खुद समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये क्या होता है? इज अ
cumbersome procedure, so alternative selective markers are developed. इसको हम alternative क्या करेंगे, alternative selective markers to develop करेंगे जो कि recombinant को non recombinant से differentiate करने में मदद करेंगे. किसके basis पे? On the basis of ability to produce color, ability to produce color in presence of chromogenic substrate. In presence of what? In presence of chromogenic substrate. इस मेथड में recombinant DNA को हम insert करेंगे within coding sequence of an enzyme J3 galactosidase. एक एंजाइम है, इसमें हम recombinant DNA को insert कर देंगे. इससे क्या होगा? एंजाइम inactivate हो जाएगा. ठीक है, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पी गैलेक्टोसाइडेज ये इनएक्टिवेट हो जाएगा और बैक्टीरियल कॉलोनी जिनका प्लाज्मिड हुज प्लाज्मिड डू नॉट हैव एन इंसर्ट प्रोड्यूस ब्लू कलर, वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा बट डू नॉट प्रोड्यूस एनी अदर कलर, कोई दूसरा कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा व्हेन ग्रोन ऑन क्रोमेटिन सबस्ट्रेट. ये दो मेथड्स होती हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट. ठीक है, एक इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स और दूसरा होगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. दो मेथड याद रखनी है, बस इतना ही ध्यान रखो, ज्यादा प्रेशर नहीं देना दिमाग पे. ठीक है, अब आ जाओ अगली चीज पे, दैट इज कॉम्पिटिटेंट होस्ट. अब ये कॉम्पिटिटेंट होस्ट क्या है? ये बेसिकली क्या होता है? फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. कॉम्पिटिटेंट host organism for transformation with recombinant DNA is required. ये क्यों जरूरत पड़ती है? Because DNA being a hydrophilic molecule. हाइड्रोफिलिक मतलब कि हाइड्रोफिलिक मतलब कि ये पानी को पसंद करता है, वाटर उसको बहुत पसंद है. हाइड्रोफिलिक वाटर लवर मॉलिक्यूल है एंड कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन. हेंस द बैक्टीरिया शुड बी मेड कॉम्पिटिटेंट टू एक्सेप्ट द डीएनए मॉलिक्यूल. इसीलिए उस बैक्टीरिया को इतना केपेबल बनाना है कि वो डीएनए मॉलिक्यूल को कॉम्पिटिटेंट बनाना है. ठीक है, कॉम्पिटिटेंट बनाना है जिससे कि वो डीएनए मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर ले. तो इसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली चीज क्या है? Competency is the ability of the cell to take up foreign DNA. Competent पूछोगे, अब आप तो हमने बता दिया कि competency वो ability है कि DNA foreign DNA molecule को वो ले सके. दूसरी चीज method to make cell competent are as follows. दो मेथड बस याद रखनी है, दो सिर्फ. एक होती है केमिकल, एक होती है फिजिकल मेथड. ठीक है, दो मेथड यहाँ पे होती है. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा होगा, डेफिनेटली हो रहा होगा, आई नो दिस. ठीक है, तो यहाँ पे देखो केमिकल मेथड क्या होंगी. देखो केमिकल मेथड में क्या होता है? सेल इज ट्रीटेड विथ अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट कैटाइन. यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन लेते हैं हम डाइवेलेंट कैटाइन का. ठीक है, किसका? डाइवेलेंट कैटाइन का. जैसे कि कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम टू इंक्रीज पोर साइज इन द सेल वॉल. सेल वॉल की पोर साइज बढ़ा दो भाई. ठीक है, सेल वॉल की क्या करो? पोर साइज बढ़ा दो. नाउ द सेल आर देन इंक्यूबेटेड. सेल को हम इंक्यूबेट करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में ऑन आइस. ठीक है, आइस में रख के उसको इंक्यूबेट करेंगे, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली. फिर हम उन्हें 42 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे और फिर हम उसको आइस पे वापस ले आएंगे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड हीट शॉक ट्रीटमेंट. भाई हमने उसको इंक्यूबेट करा आइस के साथ में, फिर हमने उसको 42 डिग्री में रख दिया, फिर हमने वापस उठा के उसको बर्फ में रख दिया. मतलब अलग ही ठंडा गरम ये खेल रहे हैं हम इसके साथ में, डीएनए के साथ में. तो क्या होगा? इसको हम बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट. ठीक है, हीट शॉक ट्रीटमेंट हम इसे बोलते हैं. इससे क्या होगा? दिस एनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेगा. ठीक है, सेकेंड मेथड होती है, सेकेंड इज फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड में क्या हो रहा है? A recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell by micro injection method. यहाँ पे दो मेथड है. ठीक है, दो मेथड है. एक माइक्रो इंजेक्शन मेथड, दूसरी है बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड. ठीक है, इसमें दी हुई है, हाँ ये दी हुई है, देखो जीन गन मेथड. तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड में क्या हो रहा है? इन दिस मेथड रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस. डायरेक्ट भाई न्यूक्लियस के अंदर ही डाल दो उसको. ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो जीन गन मेथड है इसमें क्या हो रहा है? सेल्स आर बोम्बार्डेड.
cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA called as biolistic और जीन गन मेथड। सिंपल सी बात है, इसमें क्या बोल रहे हैं, सेल को हम हाई वेलोसिटी पे क्या कर रहे हैं, गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए प्लांट्स में बम्बार्ड कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, बढ़िया जाके धस जाओ भाई, बम्बार्ड हो जाओ, ठीक है। तो ये एक दूसरी मेथड हो गई। गन गोली मारते तो क्या होता है, गोली मारोगे तो दीवार में जाके गन धस जाएगी ना, है ना, वहां पे फंस जाएगी, गन दिखेगी आपको। दिस इज द सेम, यहाँ पे हम डीएनए जो कि कोटेड है गोल्ड से या टंगस्टन से, हमने उसको गोली मार दिया ठीक है, किसमें, सेल में, तो वो जाके उसमें बम्बार्ड हो जाएगा। ये होती है जीन गन मेथड, ठीक है। अब हाँ, तो डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर क्या होता है, व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर्स द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर जो होता है वो इन्फेक्ट करता है, अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल, और ये रिकॉम्बिनेंट को होस्ट में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आ गया कि नहीं आया, बताइए, इतना समझ आया कि नहीं आया? अब देखो, इतना ही रहने देते हैं, इतना ही आज के लिए बहुत सफिशियंट है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, दिमाग जो है वो, दिमाग की बत्तियां फ्यूज हो जाएंगी आपकी। जिन्हें नहीं समझ में आया थोड़ा सा इसको स्लो करके सुन लेना, स्लो करके नहीं सुन पाओ तो इसको क्या करना, रिपीट पे करके सुन लेना, रिपीट करना, एक बार दो बार पढ़ना। ये नई चीज़ें हैं, ये आप पहली बार पढ़ रहे हो, नई चीज़ें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही में अब हम मिलेंगे कल एक न्यू लेक्चर के साथ में। मैं सैम्पल पेपर्स भी आपको सॉल्व करा रही हूँ, तो आप उन्हें भी सॉल्व करते रहना, वो भी पेपर्स आप देखते रहना। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, कल के टॉपिक सुन लो। देखो, कल हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की क्या प्रोसेस है हम वो पढ़ेंगे। दूसरा हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक। अब भाई पूरा जो प्रोसेस है ना, कटिंग कैसे होगा, आइसोलेट कैसे होगा, इंसर्ट कैसे होगा, फिर उसको हम एम्पलीफाई कैसे करेंगे, लाइगेट कैसे करेंगे, फिर दूसरे में इंसर्ट कैसे करेंगे, सारी चीजें हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट बचेगा बायोरिएक्टर्स। तो कल हम ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे, बायोरिएक्टर्स और दूसरा आपका क्या है यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये दो टॉपिक्स हम कल पढ़ेंगे। कल का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे और फिर उसके बाद में लास्टली हम क्या करेंगे, लास्ट में हम असर्शन रीजनिंग भी करेंगे। डेफिनेटली असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी और नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इज दैट ओके, इज दैट फाइन एवरीवन? चलो फिर क्लास को करते हैं एंड। अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, keep glowing and keep growing. Bye bye everyone, take care.